So good morning everyone. In our last class we studied chromosomal theory of inheritance. वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, समझा था कि कैसे कर जीन और क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं उनका नेचर सेम होता है। तो ये दो चीजें हमने कल देखी थी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो वो पढ़ के हमें ये समझ में आ गया कि जीन और क्रोमोसोम का जो नेचर है, जो व्यवहार है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस क्रोमोसोम, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं और जो हमारे जीन है उसमें हमारे अलील्स अलग अलग होते हैं जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? युग्मक, गैमीट्स का। अब हम आज देखेंगे एक नई चीज जिसको हम बोलते हैं लिंकेज, सहलग्नता। हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा पहला नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके कुछ एक्सेप्शंस थे। दूसरा था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर तीसरा था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसके भी कुछ अपवाद हैं और उसका अपवाद क्या है? हमारा लिंकेज। और लिंकेज को क्या बोलते हैं हम? सहलग्नता। अब ये क्या टर्म है? कल मैंने आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, टी.एच. मॉर्गन। मैंने बोला था कि क्रोमोसोमल थ्योरी को उन्होंने भी बोला कि ये सही है, उन्होंने भी उसको माना। तो टी.एच. मॉर्गन ने करा क्या था कि हमें उनकी जरूरत पड़ी कि भाई उन्होंने भी क्रोमोसोमल थ्योरी को वैलिडेशन दिया उसका। तो उसका रीजन ये है कि टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया। अब लिंकेज और सहलग्नता क्या है? जैसे ऐसे करके समझते हैं, आप लोग यहाँ पर एक रो में बैठे हुए हो, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें दो बच्चे साथ साथ बैठे हुए हैं, यही क्या है? हमारे जीन्स हैं। अब कुछ बच्चों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होती है, तगड़ी होती है कि कहीं पे भी जाते हैं दोनों साथ जाते हैं। तो सेम केस जीन्स के साथ, अगर जीन बहुत पास पास है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम कम है, तो वो आपस में अलग नहीं होते। जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब भी हमारा युग्मक का निर्माण हो रहा होता है, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। जैसे हमने ये देखा था हम लोगों ने कि जब भी ऐसे करके है तो एक तो कॉम्बिनेशन इसके साथ बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन इसके साथ बन रहा है, ऐसी इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, और एक कॉम्बिनेशन इसके साथ बन रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा। लेकिन अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाए कि जीन्स हमारे बहुत पास पास हैं, अब इनके बीच में कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। जो आप अगर मियोसिस फर्स्ट में देखोगे, वहां पर पुनर्योजन होता है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है? तो ये प्रोसेस, अगर जीन्स हमारे बहुत पास पास हैं तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। कौन सी प्रोसेस नहीं हो पाएगी? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है? अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या हमारे हाइब्रिड बन पाएंगे? जैसा आपने देखा था, हमारे पेरेंट्स ये थे, RRYY, RRYY, और यहां से हमारा एक हाइब्रिड बन के आ रहा था, ये आ रहा था। ये आ रहा था, ये हाइब्रिड बन के आ रहा था। क्या ये ऐसा पेरेंट्स में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो ये हमारा हाइब्रिड है। ये कैसे आ रहा है? जब हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन बन पा रहा है कि जीन्स आपस में सहलग्न नहीं है, लिंक्ड नहीं है, और कहीं पे जाके कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि जीन बहुत बहुत पास पास है, उनके जो जीन लोसाई है, जो जीन लोकस है, उनके बीच का अंतर बहुत ही कम है, तो वहां पर ये नहीं हो पाएगा। वहां पर आपके जो आपने ऐसे गैमीट्स बनाए थे फोक मेथड से, ये नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन नहीं आ पाएगा, ये नहीं बन पाएंगे। और ऐसी कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं?
सहलग्नता बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। और ये किसने बताया? टीएच मॉर्गन ने। किसके ऊपर बताया उन्होंने, किसके ऊपर शोध करा? उसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। देखा है जब बॉर आता है तो छोटी छोटी सी मधुमक्खियां टाइप की लगती है, मधुमक्खी नहीं होती बट वो आती रहती है, तो वही हमारी फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इसके ऊपर शोध करना भी हम देखेंगे कि क्यों मेंडल टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला लिया। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेंडल ने मटर जो ली थी उसके पीछे भी लेने का कोई ना कोई रीजन था। हमने 5 पॉइंट पढ़े थे और ये आपके एग्जाम में भी आता है कि मेंडल ने मटर का सिलेक्शन क्यों किया, मटर का चयन क्यों किया अपने शोध के लिए। ऐसे ही टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का क्यों किया वो भी हम देखेंगे। क्या आपको ये टर्म समझ में आई? सहलग्नता क्या है? सहलग्नता ये है कि जब भी क्रोमोसोम में जीन के बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि अब वो दोनों साथ अपना इनहेरिटेंस कर रहे हैं, उनकी हेरिडिटी जो है, उनकी वंशागति साथ हो रही है, उनमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं लिंकेज और सहलग्नता। तो इसके बारे में मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, वो लिखिए।
पहले ही समझते हैं। तो लिंकेज और सहलग्नता क्या कंडीशन है? गुणसूत्रों पर उपस्थित अनेक जीन, गुणसूत्र क्या हो गए हमारे ये, और इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, इन पर जो आपके उपस्थित जीन है वो इतना पास है, मतलब देखिए गुणसूत्रों पर उपस्थित अनेक जीन्स ऐसी होती हैं जो कभी अलग नहीं होती तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक के साथ बनी रहती हैं और एक साथ वंशागति प्रदर्शित करती हैं। इस दशा को सहलग्नता और लिंकेज कहते हैं। मतलब कि दोनों अपने बिल्कुल पास हैं, डिस्टेंस बहुत कम है दोनों के बीच का, तो दोनों अपना जो वंशागति है वो एक साथ प्रदर्शित करती है, एक साथ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज का अध्ययन किस पे करा? फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे किया। ये नाम याद रखना, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, और जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं दैट हैज टू बी अंडरलाइन, उसको हमें अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने देखा कि दो जीन जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुए और F2 का अनुपात 9:3:1 से काफी अलग था। हम लोगों ने देखा था जब हमने द्विसंकर क्रॉस करा था तो वहां पर F2 का जो अनुपात आ रहा था, फिनोटाइपिक जो रेशियो आ रहा था वो कितना आ रहा था? 9:3:1। बट जब इन्होंने ड्रोसोफिला पे अध्ययन किया तो उसका जो अनुपात आ रहा था वो 9:3:1 से बिल्कुल अलग था। वो क्यों अलग हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पर वो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहे, रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि जीन्स इतने पास थे वो अब एक साथ अपनी वंशागति दिखा रहे। इतना समझ में आया? लिखा है
मॉर्गन ने इस घटना को संलग्नता का नाम दिया। तो उन्होंने जब ये देखा कि कुछ जीन्स की डिस्टेंस दूरी बहुत ही कम थी और उनकी जो वंशागति के कारण जो हमारा रेशियो था F2 हाइब्रिड का जो 9:3:3:1 आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उन्होंने उस कंडीशन को क्या बोला, संलग्नता बोला। और यह बताया कि एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन जोड़े में बहुत ही कम दूरी होने के कारण जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी और पुनर्योजन कम था, रिकॉम्बिनेशन कम था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था तो रिकॉम्बिनेशन उनके बीच में हो ही नहीं पाया। ठीक है, ये लिखो जल्दी से। तो ये याद रखो, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, रिकॉम्बिनेशन। मतलब जितना ज्यादा लिंकेज होगा, जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना कम आपका क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब अगर जीन 100% लिंक है तो आपको जो संतति मिलेगी वो बिल्कुल पेरेंट जैसी मिलेगी। ठीक है, जितना ज्यादा लिंकेज होगी, संलग्नता होगी, मतलब जीन के बीच का डिस्टेंस उतना कम होगा। जितना कम होगा तो जो संतति आएगी, ऑफस्प्रिंग आएगी, वो कैसी आएगी, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही आएगी, रिकॉम्बिनेंट नहीं आएंगे, हाइब्रिड नहीं आएंगे। ठीक है, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कारण थे मेलेनोगास्टर ड्रोसोफिला को का चयन करने के लिए? क्या क्या रीजन ऐसे रहे होंगे कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का ही चयन किया? तो वो देखते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो दैट हैज टू बी अंडरलाइंड।
देखिए ड्रोसोफिला को चूज करने के भी 5 रीजन थे। जैसे हमने देखा था कि मेंडल ने मटर को चूज करा था, तो मटर को चूज करने के भी कुछ रीजंस थे हमारे जो आपके बोर्ड में आते हैं। पहला रीजन क्या है कि लाइफ साइकिल इनकी कितनी थी, 2 वीक्स की है। अब 2 वीक की लाइफ साइकिल से क्या मतलब है कि भाई आराम से 2 वीक में एक नई हमारे को संतति प्रोजनी मिल जाएगी। तो अगर मैंने किसी पे एक्सपेरिमेंट किया है तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना देखें तो हम लोगों को मैच्योर होने में हम ये बोलते हैं ना कि 18 इयर्स हम अडल्ट हो रहे हैं, तो मैच्योर होने में 18 साल लग रहे हैं कम से कम। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, 2 वीक्स के अंदर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, नई प्रोजेनी को ये आराम से जन्म दे पाते हैं। लार्ज प्रोजेनी सैंपल साइज बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा संतति आएंगी हमारी तो हमारी शोध में उतना सैंपल साइज होगा तो मैं आराम से अपने अध्ययन को कर सकता हूँ। अब जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा, सैंपल साइज का मतलब क्या है कि कितने बच्चों पे मैं शोध कर रहा हूँ। अब सोचो जितना ज्यादा मेरे पास सैंपल साइज होगा उतने मेरे एरर के चांसेस कैसे होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, कम होंगे ना, कि मेरे पास बहुत सारा रिजल्ट आएगा तो मैं उनको आराम से मैच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है, नर और मादा में विभेद, इजी डिस्टिंक्शन, मतलब मेल और फीमेल को आप आराम से मतलब देख सकते हो कि ये मेल है, फीमेल है। जो मेल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और जो फीमेल होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जाता है। अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे हमने इनको ग्रो किया था। जो आपने देखा है दूध की बॉटल्स आती हैं उनके अंदर कॉटन प्लग लगाकर इनके स्लाइवा के अंदर एक क्रोमोसोम पाया जाता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो वो हम लोगों ने इनके स्लाइवा, इनको मार कर फिर इनके स्लाइवा से हम लोगों ने ये निकाला था क्रोमोसोम। तो ये इनको आप इजीली ग्रो कर सकते हो लैब में। पहले इनको बेहोश करा जाता है और बेहोश करने के बाद फिर सारी चीजें करते हैं, तो आप मतलब इनको इजीली लैब में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है इसी के ऊपर टीएस मॉर्गन ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? सबसे पहला आई कलर। आई कलर एक हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है। प्रभावी वो जो ज्यादा जगह हमें ज्यादा चीजों में दिखाई दे पाए, और अप्रभावी क्या है, जो कम में दिख रहा है। ठीक है, तो अप्रभावी क्या था हमारा, व्हाइट। अब यहाँ पर याद रखिएगा, वहां पर जो भी हमने मेंडल के कैरेक्टर्स लिए थे, वहां पर जो भी हम नाम रख रहे थे, कैपिटल टी आ रहा था, किसके बेसिस पे आ रहा था, डोमिनेंट के बेसिस पे। यहाँ पर जो नाम रख रहे हैं किसके बेसिस पे रख रहे हैं हम, रेसेसिव के। जैसे रेसेसिव का आंख का कलर कैसा है, सफेद, तो क्या आ गया W। अब रेड जो डोमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा W+। ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपका जो भी डोमिनेंट का नाम है उससे आप नहीं बना रहे हो इनके एलिमेंट्स। कैसे बना रहे हो आप, रेसेसिव के बेसिस पे। अब बॉडी का कलर ब्राउन और येलो, तो येलो क्या है हमारा, रेसेसिव, तो येलो का Y आ गया, तो डोमिनेंट के पास क्या आ जाएगा, Y+। फिर आ गया विंग साइज, नॉर्मल और मिनिएचर। मिनिएचर मतलब छोटा, तो मिनिएचर का M आ गया, और नॉर्मल में कैसा आ जाएगा, M+। ये समझ में आया नहीं आया? तो इन्होंने 3 इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, लिंकेज का अध्ययन किया। जल्दी से लिखो ये। आपकी बुक में ये कुछ क्रॉस बन रखे हैं, ये लिख लीजिए। ये एग्जांपल में आप दे देंगे अगर आपको लिंकेज पूछा जाता है।
मच।